वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग राइज ऑफ मगध पढ़े थे और राइज ऑफ मगध में मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद जो था उसमें मगध सबसे शक्तिशाली क्यों हुआ था, उसका क्या क्या कारण था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के मेंस में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, तो वो लिखने के लिए आपको सुविधा होगा। तो उस वीडियो को आपने देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध में कौन कौन सा वंश यहाँ पे शासन किया था और कैसे ये साम्राज्य की तरफ बढ़ा। मैंने आपको बताया था एक क्रम कि एम्पायर बनने का एक क्रम होता है, पहले जन, फिर जन से जनपद हुआ, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से क्या होगा एम्पायर। तो एम्पायर ये कैसे बना वो उस पूरा कहानी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। बहुत सारा फैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, वो फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा, फिर कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मगध डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब वंश, है ना। तो मगध में कौन कौन सा वंश शासन किया था। अब एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है कि मगध में पहला वंश कौन सा था जो मगध का नींव रखा था। तो याद रखिएगा, अगर फाउंडर पूछेगा आपको मगध में, मगध डायनेस्टी का फाउंडर पूछेगा, तो फाउंडर डायनेस्टी जो था वो था वृहद्रथ डायनेस्टी। याद रखिएगा वृहद्रथ डायनेस्टी। बहुत कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है, बहुत जगह पे आप देखिएगा हरियंग डायनेस्टी लिखा हुआ है। तो हरियंग डायनेस्टी ने क्या किया था, एक विस्तारवादी नीति अपनाया था, वहाँ से ये अपने महाजनपद को धीरे धीरे विस्तार की तरफ ले गया था। लेकिन पहला अगर पूछेगा तो वृहद्रथ। अगर वृहद्रथ ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप हरियंग को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर वृहद्रथ ऑप्शन में तो आप वृहद्रथ को ही कीजिएगा। तो आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डायनेस्टी अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध, तो ये याद रखिएगा वृहद्रथ डायनेस्टी। वृहद्रथ डायनेस्टी, इसमें बहुत सारे राजा लोग आए थे, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलता है। जैसे इसमें वृहद्रथ भी एक राजा थे, जरासंध राजा थे, तो वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, बस ये ही इंपॉर्टेंट है वृहद्रथ डायनेस्टी से कि पहला डायनेस्टी था। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध कौन, वृहद्रथ डायनेस्टी। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा सूचना हम लोग को मिलता नहीं, इसलिए जो अब हम लोग जो डायनेस्टी पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे मगध में कौन कौन सा डायनेस्टी रूल किया था मौर्य से पहले, क्योंकि मौर्य जब आता है तो एक विशाल साम्राज्य बना लेता है। तो मौर्य से पहले कौन कौन सा डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया था, तो 3 डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया था। उसी 3 डायनेस्टी को हम लोग को पढ़ना है। उसके कौन कौन से राजा थे, तो सारे राजा और उनसे जुड़ा हुआ जितना घटना है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो मगध डायनेस्टी में तो ये आप ध्यान रखिएगा, वृहद्रथ डायनेस्टी। अब कौन कौन 3 डायनेस्टी था उसको आप समझिएगा। तो पहला डायनेस्टी वृहद्रथ के बाद जो आया था वो था हरियंग डायनेस्टी। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता देता हूँ टाइम पीरियड, बस थोड़ा बहुत ख्याल रखना। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट में डेट से ज़्यादा सवाल नहीं आता, कुछ एक डेट से सवाल आता है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु, इस तरह का सवाल आता है। इन सब से सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आसपास आप ध्यान रखना थोड़ा, है ना। सवाल डेट से जो आता है वो मेडाइवल और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हरियंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो है ये 544 BCE से 412 BCE तक, तो ये टाइम पीरियड है हरियंग डायनेस्टी का। हरियंग डायनेस्टी के बाद जो अगला वंश आएगा उसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो है वो 412 BCE से 344 BCE तक, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी। और लास्ट डायनेस्टी जो है वो है नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड होगा वो 344 BCE से 323 BCE। देखो कहीं कहीं आपको 22 भी मिलेगा, कहीं कहीं 21 भी मिलेगा, कहीं कहीं 24 भी मिलेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। एंशिएंट है तो डेट अलग अलग आपको मिल सकता है, लेकिन इधर वाला है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये माना जाता है 323 ईसा पूर्व तक नंद डायनेस्टी, उसके बाद है ना चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, मौर्य डायनेस्टी का स्थापना करेगा। तो वो एक अलग ही एम्पायर होगा, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आप
अभी हम लोग जो मगध डायनेस्टी में पढ़ेंगे वो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पढ़ेंगे, हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। तो एक एक करके हम लोग सारा डायनेस्टी के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हरियंग डायनेस्टी जो है इसके पहले राजा है ना, यहाँ से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हरियंग डायनेस्टी की जो पहले किंग है उसका नाम है बिंबिसार। तो बिंबिसार से हम लोग अपना टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हरियंग डायनेस्टी इसके जो पहले शासक थे उनका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार जो है इनका टाइम पीरियड माना जाता है कि ये 52 ईयर तक शासन किए थे। बहुत लंबा समय है ना, 52 ईयर तक कोई शासन करना, समझ में आ रहा है। तो 52 ईयर इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 544 BCE से 492 BCE। तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व, आप समझ से आप जोड़ लीजिए 52 ईयर। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था। तो आप याद रखिएगा 52 वर्ष, 52 ईयर। अगर आपको ईयर याद होगा तो फिर ऐसे भी है ना। अब हम लोग समझते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार कैसा शासक था, इसने अपने साम्राज्य को या इसने कैसे अपने महाजनपद को धीरे धीरे एक तरह से आप बोलिएगा साम्राज्य बनने का नींव रखा था। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि स्टार्टिंग पीरियड में बहुत स्ट्रांग राजा की जरूरत थी मगध में, और बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे स्ट्रांग राजा है जो कि नींव रखे, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा बिंबिसार जो था ये फाउंडर था हरियंग डायनेस्टी का। तो इसको माना जाता है क्या, फाउंडर ऑफ हरियंग डायनेस्टी एंड रियल फाउंडर ऑफ, ये भी याद रखेंगे, एंड रियल फाउंडर ऑफ मगध। याद रखिएगा हरियंग डायनेस्टी के ये फाउंडर जरूर थे, फाउंडर तो थे ही, और साथ ही साथ इनको माना जाता है कि ये वास्तविक संस्थापक थे मगध का। क्योंकि मगध में जो पहला वंश था वृहद्रथ वंश, वो कोई खास उसका वो खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्तारवादी नीति पे भरोसा नहीं किया और वो सीमित रह गया। सबसे पहली बार मगध को आगे बढ़ाने का काम, वो अपने क्षेत्र से उसको विस्तार करने का काम जो शुरू किया था वो था कौन, बिंबिसार। इसलिए बिंबिसार को रियल फाउंडर ऑफ मगध भी माना जाता है। तो इसलिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक संस्थापक मगध का कौन था, तो बिंबिसार। और फाउंडर जो पूछेगा तो आप बता देना हरियंग डायनेस्टी के फाउंडर थे। एक तो ये। अब देखो इन्होंने क्या किया, इसका सपना था कि हम अपना जो महाजनपद है इसका विस्तार करें, अपना जो मेरा जो इलाका है इसको और फैलाए। लेकिन फैलाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ताकतवर लोग वहाँ पे है ना, और आसपास भी कुछ कुछ ताकतवर महाजनपद थे, जैसे कौशल, जैसे अवंती बहुत ताकतवर, अवंती से लड़ना आसान नहीं था। तो आप समझ, ये सब ताकतवर, तो वो लोग भी, क्योंकि अगर ये सोच रहा है कि हमको अपना राज्य का विस्तार करना है तो और भी तो लोग सोचेगा। तो सिर्फ ये तो सोचेगा नहीं, अवंती भी तो सोचेगा कि हमको भी विस्तार करना, कौशल भी सोचेगा हमको भी विस्तार करना। इसके इधर उत्तर साइड में, पूर्व साइड में इसके अंग महाजनपद, तो वो भी सोचेगा कि हमको विस्तार करना, तो और भी महाजनपद सोचेगा कि हमको विस्तार करना है। तो बिंबिसार ने क्या किया, पहला चीज ये समझना, ये पहला शासक हुआ, इसने सोचा कि अगर हमको राज्य का विस्तार करना है तो हमको परमानेंट आर्मी डेवलप करना पड़ेगा। अस्थायी सेना से काम चलेगा नहीं, स्थायी सेना हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा बिंबिसार पहला शासक था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया। अभी तक जितने लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, अस्थायी सेना का निर्माण करते थे। मतलब युद्ध हुआ, सेना का गठन हुआ, युद्ध जैसे समाप्त हुआ फिर सेना को भी क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तो यहाँ पे परमानेंट आर्मी किसी के पास नहीं होता था। तो ये पहला शासक बना जिसके पास परमानेंट आर्मी डेवलप इसने किया। तो आप याद रखिएगा बिंबिसार जो था इसने परमानेंट आर्मी बनाया। तो इसने परमानेंट आर्मी का गठन किया, स्थायी सेना का इसने गठन किया। तो इसलिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी सेना का गठन करने वाला पहला राजा कौन था, तो आप बता देना बिंबिसार। तो यहाँ पे आप समझना स्थायी सेना के निर्माण कैसे कर पाए, क्योंकि इसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मगध का जो क्षेत्र है वहाँ पे वो उपजाऊ भूमि है, तो कृषि अच्छा खासा होता था, प्लस इनके पास लोहा जैसा धातु इनको मिल गया, जिससे वेपन बनाने में इनको क्या हुआ, सुविधा हुआ। और साथ ही साथ उसी लोहा से कृषि का
एग्रीकल्चर का इंस्ट्रूमेंट टूल्स बनाने में भी इनको सुविधा हुआ, जिसकी वजह से इसने क्या किया, तो पैसा अगर आएगा, टैक्स का कलेक्शन ज्यादा मात्रा में होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, मिलिट्री में अपना मिलिट्री पावर को स्टैब्लिश करने में लगा सकते हैं। तो इसने क्या किया, आर्थिक शक्ति अपने आप को बनाया, और आर्थिक शक्ति से फिर ये क्या किया, मिलिट्री शक्ति अपना बना। क्योंकि याद रखिएगा, आप मिलिट्री पावर कितना भी स्ट्रांग बना लीजिए, आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप डिक्लाइन कर जाएगा। देखिए यूएसएसआर का क्या हाल हुआ, आप देखिएगा कोल्ड वॉर का जब एरा चल रहा था, तो यूएसए और यूएसएसआर जो दो कट्टर दुश्मन था, दोनों का ताकत लगभग बराबर था, दोनों का सामरिक शक्ति जो था वो बराबर था, मतलब मिलिट्री पावर बराबर था लगभग। लेकिन यूएसए इतना बाजी क्यों मार गया, क्योंकि यूएसए ने मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन पे भी ध्यान दिया, और वो जानता था कि मिलिट्री तभी सर्वाइव कर पाएगा जब तक उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होगा। और यूएसएसआर ने क्या किया, सिर्फ अपना आर्मी की ताकत और अपना हथियार बनाने में, इसी सब पे ज्यादा जोर दिया, जिससे उसका इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ा गया। और आपको पता है 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर पूरा क्या हो गया, टूट गया। पाकिस्तान भी वही कर रहा है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान इतना बॉम्ब क्यों बना रहा है। उसको अपना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करना चाहिए, तो ये समझ से बाहर है। अपना पड़ोसी है तो चिंता तो होता ही है, पड़ोसी है अपना, तो उसको अच्छा करना चाहिए, सब चीज़ है ना। उसको इकोनॉमिक कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए, उसको अपना है ना एजुकेशन हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो वो ध्यान देना कि कैसे बम बनाए और परमाणु बम कैसे बनाए, कौन सा मिसाइल बनाए, तो ये सब पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो खैर चलो, तो फिर वही चीज़ स्थिति पता ही क्या होता है सबका। तो बिंबिसार बड़ा चालाक और कूटनीतिक व्यक्ति था। इसको पता था कि अगर हम राजनीति अपना मिलिट्री और आर्मी को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो हमको इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसलिए इसने इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रांग किया और वहां के पैसे से इसने यहां पे क्या किया, आर्मी को डेवलप किया। तो परमानेंट आर्मी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप बता देना कौन, बिंबिसार। यहां तक क्लियर। अब देखिएगा, अब इसने क्या किया, इसने किया ये कि अपना राज्य का विस्तार करने के लिए दो नीति अपनाया। एक नीति इसने अपनाया वैवाहिक नीति। ये बड़ा अच्छा पॉलिसी होता है कि विवाह कर लो, जो ताकतवर है ना, जो स्ट्रांग सत्ता है उससे विवाह कर लो, उसकी कोई है ना, उसके कोई राजकुमारी से है ना, राजा या राजा की कोई राजा की बेटी से, राजा की बहन से, किसी से विवाह कर लो। इससे क्या होगा कि जब विवाह कर लेंगे तो वो ससुराल हो जाएगा, और ससुराल भी अपना ही माना जाता है, तो ससुराल भी अपना ही माना जाएगा। तो एक तो ये नीति अपना है। आगे चल के यूरोप के बहुत सारे, देखिएगा यूरोप में बहुत सारे राजा लोग ये नीति अपनाते थे। आगे चलकर आप अकबर को भी देखिएगा ऐसा नीति अपनाया, राजपूत नीति में अकबर का पढ़िएगा। तो ऐसे बहुत सारे राजा ने ये चीज़ किया। तो इसका शुरुआत बिंबिसार करता है, और बिंबिसार वैवाहिक पॉलिसी अपनाता है। और यहाँ से इसको विवाह करना था, ऐसा नहीं कि इसको प्रेम था बहुत ज़्यादा, इसको विवाह इसलिए करना था क्योंकि ये अपना राज्य का विस्तार चाहता था, और जो इसके दुश्मन बन सकते थे उससे ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था, ताकि अब दुश्मनी खत्म। अब ये दामाद जी हो गया, अब दामाद जी पे कैसे हाथ उठाएगा कोई, तो अपने यहाँ तो दामाद का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है ना, वो एक अलग ही जीव होते हैं, आपको पता ही है। तो आप एक बार समझना, यहाँ पे इसने क्या किया, बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाया, और जो राज्य इसको लगा कि ये थोड़ा कमज़ोर है मेरे से, उस पर अटैक कर दिया और उसको जीत लिया। तो ये इसने राजनीतिक विस्तार किया। तो इसी क्रम में हम लोग इसका ये चीज जानेंगे कि राजनीतिक उद्देश्य से इसने जो विवाह किया था, तो इसने 3 विवाह किया था, और 3 इनकी रानी कौन थी ये हम लोग को पता होना चाहिए। ऐसे राजनीति में, इतिहास में व्यक्तिगत जीवन आपसे नहीं पूछता है, लेकिन इसका इसलिए पूछ सकता है क्योंकि जब राजनीतिक उद्देश्य से व्यक्तिगत जीवन अगर जुड़ जाता है तो वहां पे सवाल बनता है, वहां पे एग्जामिनर सवाल बनाता है। तो वाइफ्स ऑफ बिंबिसार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है, मतलब बिंबिसार की पत्नियां है ना, तो बिंबिसार की पत्नियां, तो वाइफ्स ऑफ बिंबिसार, वाइफ्स ऑफ बिंबिसार, तो इनकी पत्नियां कौन कौन थी ये हम लोग जान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया 3 पत्नियां थी इनकी, 3 पत्नियां थी इनकी है ना, और तीनों का उद्देश्य क्या था, राजनीतिक, ना कि प्रेम। ठीक है। तो इनकी जो पहली वाइफ थी उनका नाम था महाकोशला देवी। तो महाकोशला देवी है ना, इनकी पहली वाइफ जो थी इनका नाम था महाकोशला है ना। तो महाकोशला देवी जो थी, याद रखिएगा, ये कौशल नरेश, ये याद रखिएगा कौशल नरेश की पुत्री थी। मतलब कौशल एक महाजनपद था, और कौशल महाजनपद जो है वहां की ये राजकुमारी थी। तो याद रखिएगा प्रिंसेस ऑफ कौशल, ये कहा कि प्रिंसेस ऑफ कौशल। अब देखिए क्या होता है, महाकोशला प्रसेनजीत की बहन थी। याद रखिएगा ये भी चीज, महाकोशला जो थी ये सिस्टर ऑफ
प्रसेनजित। प्रसेनजित नाम इसलिए याद रखिएगा, जब मैं अजातशत्रु पढ़ाऊंगा तो ये नाम आएगा। तो याद रखिएगा प्रसेनजित की ये बहन थी, है ना, और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, तो कौशल से, है ना, कौशल राज से ये बिलोंग करती थी। तो याद रखिएगा महाकौशला देवी। अब जब बिंबिसार ने इससे विवाह किया तो कौशल को भी लगा कि चलो एक मगध से दोनों का फायदा, तो कौशल वाला भी देखा कि नहीं चलो मगध के राजा से अगर मेरी बेटी का विवाह हो रहा है तो फायदा ही है, और मगध को भी लगा कि कौशल बड़ा स्ट्रांग है, उससे, है ना, अगर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे तो हमको फायदा ही होगा। तो इसने क्या किया, जो कौशल नरेश थे इन्होंने बिंबिसार को दहेज में काशी गिफ्ट कर दिया। इन्होंने दहेज में, याद रखिएगा, काशी गिफ्ट कर दिया, क्योंकि काशी महाजनपद जो था, कौशल महाजनपद काशी महाजनपद पर कब्जा कर चुका था, और काशी महाजनपद पे किसका अधिकार था, तो कौशल का अधिकार था। और जैसे विवाह हुआ तो काशी इसको क्या कर दिया गया, दहेज में दे दिया। अब हमारे लोग ये सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे हम लोग को दहेज में, है ना, सिटी 100 मिलता है और इसको दहेज में काशी मतलब क्षेत्र ही मिल गया, इतना बड़ा क्षेत्र, है ना। तो खैर ऐसे छोड़ो, ऐसे भी दहेज अभिशाप है। तो दहेज जैसा जो कुरीति हिंदुस्तान में भी चल रहा है, तो हमारा आपका उद्देश्य बनता है कि इस कुरीति को हम लोग मिलकर क्या करें, समाप्त करें, और जब चाहेंगे हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं। इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं है। 1961 में डॉरी एक्ट बना था, क्या हो गया, बंद हो गया क्या, नहीं। जब तक हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक डॉरी जैसा ना कुरीति हमारे यहाँ चलते रहेगा। हम लोग, हमारे यहाँ पवित्र रिश्ता बताया गया है विवाह को, विवाह को संस्कार बताया गया। 16 संस्कार में एक संस्कार कौन सा होता है, विवाह संस्कार होता है। तो आप समझना, जिसको संस्कार बता रहे उसको हम लोग दहेज के नाम पर, पैसे के नाम पर ट्रेड करके उसको क्या करें, उस संस्कार को खत्म कर दें। ट्रेड ही तो होता है हमारे यहाँ, क्या होता है, ट्रेड ही होता है ना, कि जो लड़का का बाप है वो लड़का को लेके गया, बोले देखो मेरा लड़का है, 20 लाख इसका दाम रखे, खरीद लो इसको। अब लड़की वाला देखा, बोला कि नहीं, देखने से तो लग नहीं रहा कि 20 लाख का होगा, देखने से तो लग रहा है 10 ही लाख का होगा। तब बोले नहीं ये तो 20 लाख हम बनाए हैं इसको। वो बोले नहीं तुम गलत बोल रहा है, तुम भाव ज़्यादा बोल रहा है इसका, है ना, 10 लाख इसका दाम है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बिचौलिया एक होता है ना, मीडिएटर होता है। तो मीडिएटर बोलता है अच्छा एक मिनट हम इसका समझौता करते हैं, ना आपका ना 20 लाख ना 10 लाख, चलिए 15 लाख में इसको क्या कीजिए, फाइनल कीजिए। तो बोले चलो ठीक है 15 लाख में फाइनल किए, लो मेरा बेटा 15 लाख में हम क्या किए, बेच दिए। लड़की वाला बोला लाओ हम इसको खरीद लेते। तो इस संस्कार को क्या किया हम लोग दहेज के नाम पर बर्बाद करके रखे। तो इसको समाप्त करने की कोशिश करो, है ना। अब जब आप चाहेंगे तब ये हो जाएगा। तो खैर चलो, तो यहाँ पे काशी, ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में कि काशी किसको दहेज में मिला था, तो किसको मिला था, बिंबिसार को मिला था। किसने दिया था, तो ये कौशल नरेश ने दिया था, ठीक है। अब एक चीज समझना, अच्छा इसी काशी से 1 लाख सालाना आय आता था इसका, याद रखिएगा, एनुअल इनकम आता था कितना, 1 लाख। तो काशी से बिंबिसार को 1 लाख सालाना इनकम। अब देखो कितना अच्छा इसको, है ना, यहाँ से वाइफ भी मिली और काशी भी मिला, काशी से 1-1 लाख, है ना, हर साल आना शुरू हो गया। तो एक ये फायदा हुआ। तो एक याद रखना, महाकौशला, इसकी वाइफ, दूसरी वाइफ जो थी उसका नाम था चेलना। चेलना जो राजकुमारी थी वो थी लिच्छवी की, ये थी लिच्छवी की प्रिंसेस थी। लिच्छवी कहा, वैशाली, याद रखिएगा, वैशाली, लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलना। तो ये ध्यान रखना। तो ये यूपी में पड़ रहा है, यूपी में, है ना, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। लिच्छवी बिहार में पड़ता है, बिहार में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब यूपी बिहार हो गया। अब सोचो कि थोड़ा सा दूर जाते हैं, एकदम पश्चिम ये चला गया पंजाब, और पंजाब की राजकुमारी थी, उसका नाम था क्षेमा। याद रखिएगा, ये मद्र कुल की राजकुमारी थी, है ना, मद्र कुल की राजकुमारी थी क्षेमा। पंजाब, है ना, कहाँ पे, पंजाब, याद रखिएगा पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो मद्र कुल की राजधानी, मद्र कुल की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी क्षेमा, उससे इसने विवाह किया। आप समझना, एक पंजाब चला गया, है ना। तो एक ससुराल इसने यूपी में बनाया, एक ससुराल बिहार में बनाया, और एक ससुराल कहाँ पे बना दिया, पंजाब में बना दिया। तो इतना बड़ा इलाका इसका, एक तरह से देखो वैवाहिक संबंध। तो अब देखो क्या फायदा होता है इससे। फायदा ये होता है कि एक तो ये सब जगह से आक्रमण का खतरा खत्म हो गया एक तरह से। दूसरा फायदा कि अगर बिंबिसार पर कोई अटैक करेगा तो इसका जितना इसका साला वाला लोग है आएगा लाठी उठी लेकर लड़ने के लिए कि मेरे जीजा जी को कैसे मार रहा तुम, है ना। तो एक तो ये फायदा कि इसको सैन्य बल, है ना, यहाँ स्ट्रांग मिलेगा। एक फायदा ये कि इसका अगर इसके राजधानी या इसके इलाके पे अटैक कर देता, ये संभाल नहीं पाता है, तो भागने का इसके पास जगह है, ये भाग के यहाँ पे जा सकता है, भाग के यहाँ पे जा सकता है, भाग के यहाँ पे जा सकता है। तो ये वैवाहिक संबंध करने से इसको ये फायदा हुआ। तो आप समझना, तो ये इस तरीके से अपना साम्राज्य को क्या किया, विस्तार किया। यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज समझिएगा,
इसमें इसने क्या किया, अंग महाजनपद जो है, जो इसके पूरब में था, इसको लगा कि ये बड़ा कमज़ोर है और ये अपने से तुलना ये किया कि उससे कमज़ोर है और हम आराम से अंग महाजनपद को जीत सकते हैं, और इसने अंग महाजनपद को जीता। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इसने कौन से महाजनपद को जीतकर मगध में मिलाया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसने अंग महाजनपद को मर्ज कर दिया, अंग महाजनपद को इसने हराया और इसको मगध में मिला दिया। अब एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि अंग महाजनपद का उस समय राजा कौन था। तो याद रखिएगा, अंग महाजनपद के जो राजा थे, यहाँ के जो किंग थे अंग महाजनपद के, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। तो याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त अंग के राजा थे और ब्रह्मदत्त को इसने पराजित किया और अंग को मर्ज कर दिया गया किसमें, मगध में। और यहाँ का शासक, याद रखिएगा, अंग का शासक इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। तो नोट्स बनाते रहिएगा, जितना मैं फैक्ट्स बोल रहा हूं उसको याद करते जाइएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि अजातशत्रु, ये मैं आगे आपको बताऊंगा अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु इसके बाद राजा बनेगा, तो अजातशत्रु राजा बनने से पहले कहाँ का शासक था, तो आप बता देना अंग का था। कब मिला, जब बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया और अजातशत्रु को ये इलाका दे दिया कि तुम इसको आप क्या करो, संभालो। एक तरह से गवर्नर बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो ये क्लियर है ना। तो अंग महाजनपद को इसने मिला लिया। अब देखो, कौशल के साथ तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया, तो कौशल एक तरह से इसके सेफ जोन में आ गया। अब इसको खतरा था अवंती से, क्योंकि अवंती एक ताकतवर महाजनपद था। तो इसने क्या किया, अवंती के साथ एक तरह के कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। याद रखिएगा, अवंती जो है, अवंती कहाँ, आज का मध्य प्रदेश। मैं उज्जैन का बात कर रहा हूँ, उज्जैन के आस, उज्जैन इन लोग का है ना वहाँ पे, तो एमपी में। तो अवंती के जो राजा थे उनका नाम था चंड प्रद्योत। अवंती के जो राजा थे उसका नाम था क्या, चंड प्रद्योत, है ना। तो आप याद रखिएगा, अवंती के राजा चंड प्रद्योत बड़े ताकतवर शासक थे। अब देखो, एक बार इसको क्या मिलता है, कहानी मिलता है ये कि चंड प्रद्योत बहुत बीमार पड़ गया, और जब ये बीमार हुआ तो इसके महल में जितने वैद्य थे, मतलब डॉक्टर थे, उन्होंने जवाब दे दिया कि अब ये बचने वाला नहीं है, लास्ट पोजीशन इसका आ गया, अब इसका अंतिम संस्कार का तैयारी करो। तो फिर इसने बाहर से बहुत सारे डॉक्टर से संपर्क किया, कोई इसको बचाने वाला नहीं था। बिंबिसार को जब ये बात पता चला तो बिंबिसार को लगा कि यही मौका है इससे अच्छा दोस्ती करने का। बिंबिसार के महल में एक बड़ा सफल या कुशल, आप बोल सकते हैं बहुत हाई लेवल की, या फिर आप बोल सकते उस जमाने में सबसे बड़ा नाम जिसका था डॉक्टर के रूप में इस महाजनपद में, उनका नाम था जीवक। याद रखिएगा, जो बिंबिसार के डॉक्टर थे, वैद्य थे, उनका नाम था जीवक। और जीवक को बहुत अच्छा नॉलेज था इसका, है ना, मेडिसिन का। और बिंबिसार ने जीवक को भेजा कि जाओ अवंती और चंड प्रद्योत को ठीक करके आओ। अगर ये हो गया तब हम लोग का क्या है, बल्ले बल्ले, तब अवंती से खतरा भी क्या होगा, टल जाएगा। तो आप समझे कितना चतुर व्यक्ति था बिंबिसार, है ना। एक एक चीज पर ध्यान देता था, कैसे इसको अपना राज्य का विस्तार करना, कैसे दुश्मन से निपटना, बहुत अच्छे तरीके से पता था। इसी को बोलते कूटनीतिक। तो जब तक आपको कूटनीति नहीं पता होगा तब तक शासन व्यवस्था चलाना बड़ा मुश्किल है। तो आप देखिएगा, जीवक को इसने, चंड देखिए प्रद्योत भी मिट गया था, ये अभी जा ही रहा था, अभी मरने ही वाला था, तो बचा लिया। जीवक पहुंचा चंड प्रद्योत के पास और चंड प्रद्योत का इलाज किया और इसको क्या किया, फिर से जीवन दान दिया और ये बचा लिया। इसका जब मेडिसिन खाया तो काफ़ी ये ठीक हो गया और ये चंड प्रद्योत इतना ज़्यादा खुश हुआ कि बिंबिसार से क्या कर लेता, हाथ मिला लेता है। तो दोनों के बीच में अच्छा दोस्ती हो जाता है। क्लियर है। तो ये आप याद रखिएगा। तो बिंबिसार इस तरीके से, है ना, मगध को, है ना, ये चीज़ किया। मगध का राजधानी अगर आपसे पूछेगा उस टाइम में कहा था, तो आप बता देना राजगिरी। याद रखिएगा, मगध का जो कैपिटल था, मगध का कैपिटल जो था, मगध का कैपिटल कहा था, राजगिरी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, बिंबिसार का उपनाम पूछता है एग्जाम में, इसका निकनेम क्या था। तो बिंबिसार का उपनाम या निकनेम पूछेगा तो वो था श्रेणिक। ये
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजात शत्रु का भी पूछता है, उसका कोणिक था, आगे मैं बताऊंगा। इसका क्या नाम था? श्रेणिक। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक, है ना। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक। और माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये किसका? तो बुद्धिस्ट, इसको किसका फॉलोवर था? तो बुद्धिज्म का ये फॉलोवर था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बुद्धिज्म का क्या था? फॉलोवर था, मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो कभी एग्जाम में पूछिए किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। तो ये था बिंबिसार। यहाँ तक क्लियर? अब एक चीज समझिएगा, इसका एक होनहार नालायक बेटा था। होनहार नालायक मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि था वो होनहार, लेकिन था वो नालायक। मैं बात कर रहा हूं अजातशत्रु का। तो इसका एक होनहार नालायक बेटा अजातशत्रु जो था, मैं क्यों होनहार नालायक बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। था तो बड़ा होनहार, लेकिन नालायक था। नालायक क्यों? अब ये इंतजार कर रहा था कि पिताजी कब मरेंगे और कब हम राजा बनेंगे। अब पिताजी मरने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने बताया 52 साल शासन किया। अब अजातशत्रु को लग रहा है कि पिताजी से पहले हम ही नहीं चल जाए। तो अजातशत्रु बोला कि पिताजी आप जाइए, अब जाने का वक्त आ गया। बोले नहीं नहीं, अभी मन नहीं कर रहा है। बिंबिसार बोला नहीं, अभी नहीं जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, फिर हम कब शासन करेंगे, हम बुढ़ापा में शासन थोड़ी करेंगे, अब आप जाइए। तो बिंबिसार बोला नहीं नहीं, अभी मन नहीं कर रहा। बस इसने क्या किया, उसको मार दिया। तो बोला कि नहीं नहीं, अब आपका जाने का वक्त आ गया, अब हम आपका अब इंतजार हम नहीं कर सकते। तो बिंबिसार को इसने क्या किया, मार दिया। तो पितृहंता भी बोला जाता अजातशत्रु को, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर। तो आप समझना, उस जमाने में रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था या गद्दी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो समझ में आ रहा है ना। तो गद्दी के चलते, है ना। और आज के ज़माने में भी लोग को मौका जब मिलता है तो बहुत सारा मैंने ऐसा केसेस देखा है जो रिश्ता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो गद्दी को ही देते हैं। तो ये था बिंबिसार। अजातशत्रु हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।